आज देश के राष्ट्रपति और बिहार के पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं। आज बड़ी खबर में उसी को लेकर के बात करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के राजनीतिक करियर को लेकर के बात करेंगे, बिहार में उन्होंने जो वक्त गुजारा है उसको लेकर के बात करेंगे और भी बातें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के इर्द गिर्द करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और शुरू हो चुका है हमारा रोजनामचा जनता जंक्शन शो। सबसे पहले खबरें इन शॉर्ट। उत्तर प्रदेश में आगरा पुलिस की कस्टडी में हुए मौत के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पुलिस ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर रोक लिया और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले जाया गया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी झड़प हो गई। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मैं केवल पीड़ित परिवार से मिलने जा रही हूं। उत्तर प्रदेश सरकार को किस बात का डर है, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। अगली खबर जीतन राम मांझी से जुड़ी हुई। जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी, कांग्रेस के सांसद मोहम्मद सादिक, टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार और निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा के ऊपर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हासिल करके आरक्षित सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता है। इनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका फायदा उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के गोपालगंज, सिवान, छपरा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के 5 जिले के लोगों को भी मिलेगा। यह उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। केंद्र सरकार का लक्ष्य 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में बनाने का है। इसके अलावा लखबीर सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी निहंग समाज के प्रमुख की एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं। यह तस्वीर 19 अक्टूबर को द ट्रिब्यून में प्रकाशित हुई थी। हालांकि अभी इसको लेकर के कोई भी बयान नहीं आया है। इसके अलावा पंजाब में राजनीतिक उथल पुथल तेज है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इशारों में इस बात की घोषणा कर दी है कि वो अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। आज के इन शॉर्ट्स इतने ही। अब बढ़ चलते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर है बिहार से, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए हुए हैं। देश के 14वें राष्ट्रपति और बिहार के पूर्व राज्यपाल रामनाथ कोविंद आज बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका यह दूसरा सबसे लंबा बिहार का दौरा है। राष्ट्रपति बिहार विधानसभा की 100 साल पूरे होने के समारोह में शिरकत करने के लिए आए हैं। इसके अलावा इन 3 दिनों में वो पटना के महावीर मंदिर और पटना साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के ही राज्यपाल रह चुके हैं और अब जब वो बिहार आए हैं तो उसी राजभवन में रुकेंगे जहां वो राज्यपाल रहते हुए रहा करते थे। आज बड़ी खबर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बारे में ही बात करेंगे और राजभवन के बारे में बात करेंगे जहां वो रुकेंगे और इससे पहले वो जब राज्यपाल हुआ करते थे तब जहां रहा करते थे। रामनाथ कोविंद 8 अगस्त 2015 को बिहार के राज्यपाल चुने जाते हैं। 25 जुलाई 2017 को राज्यपाल रहते ही उन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली। इस दरमियान वो बिहार के राज्यपाल रहे। एक बात बेहद खास है राष्ट्रपति बन चुके रामनाथ कोविंद के बारे में। जब वो छात्र जीवन जी रहे थे, जब वो पढ़ाई किया करते थे, तब वो अपने पिता की परचून की दुकान पर काम किया करते थे। उनके पिता की एक परचून की दुकान थी और पास के ही एक मंदिर में वो पूजा वगैरह भी किया करते थे। साथ ही आज हर लड़के लड़की का जो सपना है यूपीएससी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उसको भी क्वालिफाई किया था, लेकिन उन्होंने उस नौकरी को स्वीकार नहीं किया और बतौर वकील सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। गोविंद मूलतः उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के परौख गांव के रहने वाले हैं। 1977 से 1993 तक 16 सालों तक वो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस करते रहे। 1978 में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बने। 1970 से 1979 तक दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील रहे तथा 1980 से 93 तक सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के परमानेंट काउंसलर रहे। इसी दरमियान पहली बार साल 1990 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर घाटमपुर लोकसभा सीट, जो कानपुर के ही पास में आती है, वहां से चुनाव लड़ा और खास बात यह थी कि घाटमपुर के ही अंदर उनका अपना गांव भी आता था। और एक दिलचस्प किस्सा और है कि उनके पास चुनाव लड़ने के दौरान जब उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था तो उनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी प्रचार करने के लिए, इसलिए वो अपने स्कूटर से ही गांव गांव जाकर प्रचार किया करते थे।
हालांकि वो चुनाव हार गए और अप्रैल 1994 में वो राज्यसभा सदस्य बनाए गए। इसके बाद वो 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे उत्तर प्रदेश से, और जब राज्यसभा सदस्य थे तभी वो कानपुर के कल्याणपुर इलाके में करीब 1 दशक तक किराए के घर में रहा करते थे। उनके पास अपना मालिकाना हक वाला घर भी नहीं था। कल्याणपुर इलाका उन्होंने जानबूझ करके चुना था, क्योंकि जब वो फुल टाइम राजनीति में उतरे पहली बार तो इनको तगड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उनको समझ में आया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैराशूट वाले नेताओं की कोई जगह नहीं है, यहां जमीन से जोड़ना पड़ेगा। और क्योंकि वो दलित नेता थे, दलित समाज से आते थे, कोरी समाज से आते थे, खास जाति होती है, तो भारतीय जनता पार्टी में इनको खास स्थान मिलने लगा। हालांकि कल्याण सिंह के साथ उनके कुछ मतभेद भी हुआ करते थे, और कल्याणपुर इलाके को इन्होंने अपना गढ़ बनाया, जिसका नतीजा यह रहा कि 2 बार वो राज्यसभा सदस्य बने, और इसी दरमियान उनको भारतीय जनता पार्टी के SC मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया गया। फिर इसके बाद जब उनको लगा कि उनका गढ़ इतना मजबूत हो गया है, तो उत्तर प्रदेश की ही सीट भोगनीपुर से उन्होंने 2007 में चुनाव लड़ा। लेकिन बदकिस्मती देखिए, इतनी सारी मेहनत और इतना सारा वक्त गुजारने के बाद भी वो हार गए। फिर लगा कि इनकी राजनीतिक पारी खत्म हो गई है, लेकिन इनकी राजनीतिक पारी पलटी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी बनारस से 2014-13 में चुनाव लड़ने आए, तो कोविंद को काशी प्रांत का प्रभारी बना दिया गया था। और वही बात है, वही वक्त है जब वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नजरों में एक बार फिर से चमक उठे। सेंट्रल राजनीति में उनकी पहुंच बनी। बेदाग छवि और ज्यादा उठापटक वाली राजनीतिक शैली ना रखने वाले कोविंद को नई राजनीतिक जिंदगी 2014 के बाद फिर से मिलने वाली थी। चुनावी राजनीति में रामनाथ कोविंद को ज्यादा वक्त नहीं मिला, ज्यादा वो लकी नहीं रहे, लेकिन संगठन के प्रति निष्ठा ने उनको इनाम दिलाया, और उनको नरेंद्र मोदी सरकार आने के तकरीबन साल भर बाद बिहार का राज्यपाल बना दिया गया। और यहीं से शुरू हुआ रामनाथ कोविंद का बिहार कनेक्शन। बिहार में उनका राज्यपाल का कार्यकाल बेहद साधारण और बिना किसी विवाद के रहा, लेकिन जब बात राष्ट्रपति बनने को हुई तो इनका नाम खास चर्चा में नहीं था। नाम चर्चा में थे उनके, जो नाम चर्चा में थे उनके बराबर उससे पहले भी और उस वक्त भी इनको मीडिया फुटेज नहीं मिलती थी। फिर भी ये सवाल है कि राष्ट्रपति आखिर ये कैसे बने। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जैसे नाम उछल रहे थे, उनके बीच में कैसे रामनाथ कोविंद को जगह मिली? तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर था कि वो बिहार के गवर्नर थे, और चूंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच के रिश्ते धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, लेकिन इस बात का पक्का सबूत नरेंद्र मोदी को देना था। नीतीश कुमार पहले दे चुके थे, नोटबंदी का उन्होंने साफ साफ समर्थन किया था, और नरेंद्र मोदी की तरफ से सबूत कुछ इस तरह दिया गया जब रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान हुआ। और जब रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान हुआ तो नीतीश कुमार ने कहा, यह बिहार के लिए गर्व का विषय है कि रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल हैं, और बिहार से निकलने वाले ऐसे दूसरे राज्यपाल हैं जिनको राष्ट्रपति बनाया गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का बहुत पहले से मकसद था कि इस बार किसी दलित को ही राष्ट्रपति बनाया जाए, किसी दलित नेता को ही राष्ट्रपति बनाया जाए। इसके अलावा एक और फैक्टर था, गुजरात में होने वाले चुनावों पर भी रामनाथ कोविंद की जाति का बहुत असर पड़ने वाला था। रामनाथ कोविंद कोरी जाति से आते हैं, जो गुजरात जाते जाते कोली हो जाती है, और उस समाज से आने वाले लोगों का तकरीबन 20% का वोट शेयर गुजरात में होता है, और कुछ लोग इसको भी इनके राष्ट्रपति बनने की वजह मानते हैं। लेकिन जो भी हो, एक बेहद साधारण परिवार से निकला देश की राजनीति में इतना बड़ा स्थान कमा सकता है, ये अपने आप में एक नजीर है। और रामनाथ कोविंद फिलहाल बिहार में विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आए हैं, तो थोड़ी बात उस विधानसभा भवन के बारे में भी कर लेते हैं। 7 फरवरी 1921 को विधानसभा के मौजूदा भवन का उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था। जब बिहार एक अलग राज्य बना तो इस पर एक सचिवालय की जरूरत तब महसूस हुई। उसके बाद 1920 में यह भवन को एक सचिवालय के तौर पर स्वीकार किया गया, और उसके बाद इसको विधानसभा भवन में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर बिहार विधानसभा का आर्किटेक्चर की बात करें तो बेहद शानदार है। यह इमारत इतावली पुनर्जागरण शैली में रेनेसा आर्किटेक्चर की शैली में बनी है। बिहार विधानसभा का सभा कक्ष अर्धगोलाकार है, जो कि ब्रिटिश सभा कक्ष के जैसा होता है। विधानसभा का मूल कक्ष जहां से सदन संचालित होता है, जहां पर सदन के सारे कामकाज होते हैं, इसकी आंतरिक संरचना 60 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी है। इसके अलावा भी बहुत सारी खास बातें इस इमारत के बारे में हैं, जो फिलहाल के कार्यक्रम में समेट पाना थोड़ा सा मुश्किल है। कभी किसी और वीडियो में इसको अच्छे से बताया जाएगा। फिलहाल कोविंद बिहार आ चुके हैं और 3 दिन के लिए बिहार प्रवास पर हैं, बिहार के दौरे पर हैं। देखने वाली बात होगी कि इस दौरान क्या कुछ होता है और कैसा माहौल रहता है।
आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून के हिस्से में। आज के कानून में कोई फैसला नहीं है, एक कमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसको लेकर के बात करेंगे। आज के कानून के हिस्से में बात कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट की ये कमेंट की, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर दिया है, जो लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 अक्टूबर की लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच में उत्तर प्रदेश पुलिस अपने कदम पीछे खींच रही है। पीठ ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत केवल 4 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, जबकि इस घटना के 44 गवाह अभी तक रजिस्टर किए गए हैं। ऐसे में पुलिस के द्वारा इन गवाहों का बयान 164 के अंतर्गत ना दर्ज करना एक लापरवाही दिखाता है। पुलिस को इस बात की गंभीरता समझनी चाहिए कि धारा 164 के तहत जो बयान रिकॉर्ड होते हैं उनका अपना अलग महत्व होता है। इनका साक्ष्य के तौर पर अलग मूल्य है, जो साधारण बयान या रिकॉर्डिंग से कहीं ज्यादा है। इस पर राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि दशहरे की छुट्टियों के कारण अदालतें बंद थी, इसलिए शायद गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। इस पर पीठ ने कहा छुट्टियों के दौरान भी आपराधिक अदालतें नहीं बंद होती हैं, इसलिए प्रदेश सरकार और पुलिस इस मामले में अपने कदम पीछे ना खींचे, टाल मटोल ना करे। ये कोई मामूली हिंसा नहीं थी, इसमें 8 लोगों की जान गई है और मामला उस वक्त पर नियंत्रण में आ गया, नहीं तो हिंसा भड़क सकती थी। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी तो दर्ज हुई है, लेकिन अदालत में इनको आरोपी नहीं कहा गया है। अभी भी आशीष मिश्रा को कथित आरोपी कहा गया है, उनके खिलाफ अभी पुख्ता सबूत नहीं उपलब्ध है। देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। जो भी कदम उठाए जाएंगे कानून के हिस्से में हम जरूर उन पर बात करेंगे। अब चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जिसमें हम आपको एक नसीहत देते हैं जो जिंदगी के तमाम अलग अलग पहलुओं से जुड़ी हुई होती है। आज के आखिरी हिस्से में आज नसीहत जो है वो ओशो की है। ओशो कहते हैं किसी से कभी भी किसी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं, खुद को स्वीकारिए। जिंदगी में खुश रहने का सलीका एक ही है कि अपने आप को स्वीकार करना, जैसे भी है उसमें बेहतर रहना, अपने साथ ईमानदार रहना और खुद को स्वीकार करके काम करते रहना। फिलहाल के कार्यक्रम में इतना ही, बाकी मौज करिए, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगर कार्यक्रम पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ साझा करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरे पर मेरे साथ हैं ओम प्रकाश। शुक्रिया।